नमस्ते, मैं चंद्रभूषण। आज मैं बात लेबनान और इजराइल के बीच में जिस तरीके से जो है अब ये युद्ध के मुहाने पे ये दोनों देश खड़े हो गए हैं, मैं आज इस घटनाक्रम के बारे में बात करने जा रहा हूँ। हम लोग ने ये लगातार ये खबर देखी कि किस तरीके से पिछले साल अक्टूबर के महीने में हमास ने जो है इजराइल पे हमला किया और उनके 1200 से अधिक लोगों को मार दिया और 240 लोगों को लगभग बंधक बना लिया। उसके बाद से ही इजराइल ने गजा में ऑपरेशन करना शुरू किया और वहां पे जो है उन्होंने बम बरसाए, मैंने दुनिया का जो कुछ भी करना था उन्होंने हर तरह का चीज किया। और अभी तक गजा में लगभग 41,000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, 1 लाख से अधिक लोग घायल हैं। जब गजा का अगर आप रिपोर्ट देखेंगे, वहां किसी का घर नहीं बचा है, कोई किसी रिफ्यूजी कैंप में है, कोई अपने दूसरे देश में भाग गया है। मतलब इस तरीके से हाल बना दिया गया है गजा का। जैसे जैसे गजा से लोग पलायन कर रहे थे तो कुछ लोग जो है वहां से वो लेबनान की तरफ भी जा रहे थे, कुछ लोग मिस्र की तरफ जा रहे थे और इस तरीके से इमिग्रेंट्स की संख्या अभी बढ़ती जा रही थी। क्योंकि गजा की जो मैक्सिमम आबादी है वो मुसलमानों की है। लेबनान में भी जो है लगभग 60% मुसलमान हैं, 30% की लगभग वहां की आबादी जो है वो क्रिश्चियन की है। तो और वो भी इजराइल से सटा हुआ है। तो ये जो मामला है वो धीरे धीरे टेंस रूप लेता जा रहा था, क्योंकि बार बार जो लेबनान का ये कहना था कि आप जो है गजा के लोगों के साथ जो है मीन्स आप बहुत गलत कर रहे हैं और वहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रही है। ना ही लोग को वहां पे ठीक से खाने को मिल रहा है, ना रहने का ठीक से प्रबंध है। अभी आप एक अमेरिकन जर्नलिस्ट का सुनिए, जो कि एक अमेरिकन डॉक्टर का, जो अभी वहां पे गजा में गए थे ट्रीटमेंट के लिए। वो कह रहे थे कि वहां पे बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे आप खड़ा नहीं हो सकते, इतनी बदबू आती है वहां से, क्योंकि एक बड़ी हजारों की संख्या में लोग वहां पे एक छोटे से इलाके में रहते हैं। ना ही वहां पे सैनिटेशन का ठीक से सुविधा है, ना ही हेल्थ फैसिलिटी का ठीक से सुविधा है। वो कहे कि उस जगह पे जहां पे लोग रहते हैं आप वहां पे खड़ा भी नहीं रह सकते, इतनी बदबू आती है। तो कहने का ये मतलब कि जो लड़ाई मीन्स इजराइल और गजा के बीच छिड़ी हुई थी वो अब सिमट के जो है लेबनान पे फैल गया है। और लेबनान जो है वो उत्तरी बॉर्डर मीन्स जो नॉर्दर्न बॉर्डर है इजराइल से, उसे सटा है। आज से ही ये कॉन्फ्लिक्ट का जोन नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट का जोन पहले से था, लेकिन मामला भी ठीक था। साल 2006 में हिजबुल्लाह जो है लेबनान का एक संगठन है, लेबनान में एक संगठन है और वो एक स्टेट विद इन द स्टेट है। मीन्स वो एक इतना ताकतवर है कि उसका वहां पे मिलिट्री में भी इन्फ्लुएंस है, उसका वहां का जो है मीन्स पॉलिटिक्स में भी इन्फ्लुएंस है। तो हिजबुल्लाह और लेबनान के बीच, ये इजराइल के बीच जो लड़ाई है वो साल 2006 में भी था। और ऐसा नहीं था कि इजराइल ने कंप्लीटली हिजबुल्लाह को हरा दिया था। इजराइल जिस एम्बिशन के साथ उसने लेबनान पे हमला किया था साल 2006 में, और उसने कहा था कि हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से सत्यानाश कर देगा, पूरी तरीके से हिजबुल्लाह को जो है डेमोलिश कर देगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हिजबुल्लाह कुछ लोग उसको आतंकी संगठन कहते हैं, कुछ लोग चरमपंथी संगठन कहते हैं और कुछ लोग उसको एक नॉर्मल संगठन कहते हैं जो कि इस्लामिक संगठन है। लेकिन उसके पास जो है मिलिट्री की बहुत बड़ी पावर है और बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उसके पास 1.5 लाख से अधिक रॉकेट्स हैं हिजबुल्लाह के पास। अब ये जो नया ताजा विवाद शुरू हुआ, पहले भी कुछ इलाके में कभी इजराइल रॉकेट दाग दे रहा था लेबनान के कुछ इलाके में, और लेबनान जो है कुछ जो उत्तरी बॉर्डर से सटा इलाका है वहां पे कुछ रॉकेट्स दाग दे रहा था। लेकिन अब जो है ये मामला गड़बड़ाया है 17 सितंबर के बाद से। 17 सितंबर को एक ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया। वो ये बात बताने के लिए काफी है कि ये जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का जमाना है, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। 17 सितंबर को इजराइल के कई इलाकों में एक साथ लगभग 3000 से अधिक पेजर में ब्लास्ट हुए। पेजर हम सब जानते हैं, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आज से कुछ साल पहले तक जो है काफी यूज में था, लेकिन मोबाइल फोन के आने के बाद से जो है इसका जो इस्तेमाल है वो घटा। और जब ये हिजबुल्लाह के जब कुछ लोग, जो कुछ सीनियर कमांडर लोग जब मारे गए, उसके बाद हिजबुल्लाह ने यह तय किया कि उसके जो लोग हैं वो फोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही एक जाना माना तरीका है कि जो भी लोग रेगुलर फोन इस्तेमाल करते हैं वो मीन्स उनको ट्रैक करना बहुत आसान है। आप जानते होंगे जो इस्लामिक स्टेट के जो फॉर्मर चीफ थे अबू बकर अल बगदादी, जो कि मारा गया, वो साल 2011 के ही बाद से कभी फोन इस्तेमाल नहीं करता था, क्योंकि साल 2011 में उसने एक बार फोन का इस्तेमाल किया था और जो अमेरिका की जो मीन्स इंटेलिजेंस टीम है वो एकदम उसके पास पहुंच गई थी। तो बहुत सारे जो आतंकवादी हैं या इस तरह के जो संगठन है जो गुपचुप तरीके से अपना काम चलाते हैं, वो फोन इस्तेमाल करने से बचते हैं। अबू बकर अल बगदादी के बारे में आप पढ़ें तो वो हैंड मैसेज लिया करता था। जब तक हैंड रिटन कोई मैसेज नहीं आता था, उसी के हिसाब से वो एक्शन लिया करता था। तो इन सारे घटनाक्रम को देख के हिजबुल्लाह ने यह तय किया कि उसके लोग पेजर इस्तेमाल करेंगे, और इसलिए उसने 5000 के पेजर का जो है ताइवान की एक कंपनी गोल्ड अपोलो को जो है ऑर्डर किया था। लेकिन अचानक 17 सितंबर को जो है वहां पे
एक साथ लेबनान के कई इलाकों में पेजर में ब्लास्ट हुए, सीरिया के भी कुछ इलाकों में पेजर में ब्लास्ट हुए। बाद में जब रिपोर्ट छपी तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह बताया कि मीन्स ये जो ऑर्डर है वो ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो ने लिया है, और गोल्ड अपोलो ने ही इसको बनाया। लेकिन गोल्ड अपोलो ने इसको क्लैरिफाई किया, उसने कहा कि उसने हंगरी में एक जो कंपनी है उसको इसका लाइसेंस दे रखा है और उसी कंपनी ने इस पेजर को बनाया था। और आप जानते हैं जितने भी एक्सपर्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि हंगरी से वो पेजर का जो शिपमेंट निकला और जो इजराइल की जो आर्मी है उसने इसको कहीं पे डिकोड किया और वहीं पे उसने इसमें 1 आउंस से लेकर 2 आउंस तक जो है एक्सप्लोसिव इसमें प्लांट किए। अब आप जानते हैं 1 आउंस 28 ग्राम होता है और 50 ग्राम एक्सप्लोसिव इतना अधिक है कि किसी भी आदमी को जो है वो बहुत ज्यादा इंजुरी प्रोवाइड कर सकता है। उसमें एक छोटा स्विच भी लगा दिया गया था और न्यूयॉर्क टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक कि हर पेजर में एक फेल सेफ होता है। फेल सेफ का ये काम होता है कि जब किसी तरह का कुछ खराबी आए, मीन्स अगर पेजर डिसफंक्शनल हो जाए तो उसको पेजर काम करना बंद कर देता है, कुछ भी खराबी होते हैं। लेकिन उस जो फेल सेफ को भी जो है उसको भी निरस्त कर दिया गया था और इसीलिए मीन्स वो जो एक्सप्लोसिव है वो फटा स्विच के सहायता से और इतना बड़ा घटना हुआ। इस घटनाक्रम में जो है 12 लोग से अधिक लोग मारे गए, मीन्स जो पेजर ब्लास्ट की घटना है, और वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है। अब वो बढ़कर जो है लगभग 25 लोग हो गए हैं और जिसमें 2 छोटे बच्चे भी मारे गए, जिसमें एक 8 साल की बच्ची भी थी। 17 सितंबर को लेबनान के कई इलाकों में इस तरीके से पेजर में ब्लास्ट होता है और लोग वहां पे जो है मीन्स ये सोच में ही पड़े हैं कि क्या हो गया, कई लोग मर गए हैं। तभी 18 सितंबर को भी फिर ब्लास्ट हो जाता है और जो 18 सितंबर का जो ब्लास्ट है वो वॉकी टॉकी में होते हैं, वो रेडियो सेट्स में होते हैं, वो कुछ लैपटॉप्स में हुए हैं, वो कुछ मोबाइल में हुआ है, वो सोलर प्लेट्स में हुआ है। मतलब 17 और 18 सितंबर की घटना ने यह तय कर दिया कि आज के जमाने में कोई भी सेफ नहीं है। हम सब लोग हाथ में मोबाइल लेके चलते हैं, चाहे कोई कंपनी कितनी भी बात कर ले, लेकिन अगर इस तरीके से घटना हो रहा है, जगह जगह ब्लास्ट हुआ। आश्चर्यजनक बात है कि वहां 17 सितंबर को एक व्यक्ति मरा था और उसका मैयत था 18 सितंबर को, और उसी 18 सितंबर को जो है वहां पे कुछ वॉकी टॉकी का इस्तेमाल हो रहा था ताकि मैयत में जो भीड़ है मीन्स उसको थोड़ा से कंट्रोल में रखा जा सके, और वहां पे ब्लास्ट और मैयत में भी लोग की मौत हुई। तो ये जो टोटल घटनाक्रम हुआ 17 सितंबर और 18 सितंबर का, उसमें अभी तक जो है लगभग 4000 से लोग घायल हैं, 4000 से अधिक लोग घायल हैं, जिसमें 300 लोग जो है क्रिटिकली इंजर्ड हैं। लगभग 30 लोगों से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये जो घटनाक्रम है ये अपने आप में एक पूरे दुनिया के लिए एक सबक है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, चाहे कोई भी कंपनी कितना भी उसका तारीफ करता हो कि वो इतना सेफ है, लेकिन वो आज भी मानवता के लिए बहुत खतरा है। ये बिल्कुल सही बात है कि इसने लोगों की जिंदगी बहुत आसान की, इंफॉर्मेशन को बहुत आसान किया, इसने वर्ल्ड को एक बहुत ही छोटा सा एक प्लेस बना दिया। आप कभी भी गूगल का इस्तेमाल करके या फोन का इस्तेमाल करके आप जान सकते हैं कि दुनिया में कहाँ क्या घटनाक्रम हो रहा है, आप किसी से बात कर सकते हैं। लेकिन उसने हमारे खतरा को भी, हमारे ऊपर जितने भी खतरे हैं उसको भी उतना ही बढ़ा दिया, चाहे वो जासूसी के खतरे हों, चाहे हमें ट्रैक करने के खतरे हों, या हमारे साथ ब्लास्ट होने के खतरे हों, मीन्स हर तरह के खतरे को इसने बहुत अधिक बढ़ा दिया है। ये जो घटनाक्रम हुआ इस पे जो मीन्स एक्सपर्ट है उनका ये कहना है कि ये बेसिकली 2 चीज के लिए हुआ था। एक तो ये हिजबुल्लाह को ये बताने के लिए हुआ था कि हम तुम्हारे पूरे संचार तंत्र को निरस्त कर सकते हैं, हम बैठे बैठे जो है मीन्स तुम्हारी हम ये हालत कर सकते हैं कि लोग कोई भी इक्विपमेंट यूज करने से डरेंगे। और दूसरा जो ये बात है कि जहां तक बात है इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू का, वो अपने सत्ता छोड़ने को ही राजी नहीं है। हम सब जानते हैं किस तरीके से हमास को खड़ा करने के पीछे वो थे, और वो एक ऐसा व्यक्ति है कि ये जो सारा घटनाक्रम हुआ वहां पे जब वो जुडिशरी की पावर को कमजोर कर रहे थे इजराइल में, तो लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट पे उतर गए थे और तभी इस तरह का हमास ने घटनाक्रम कर दिया। और वो व्यक्ति ऐसा है कि वो किसी भी कीमत पे सत्ता छोड़ने पे राजी नहीं है और वो अपने सत्ता को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मीन्स आज के टाइम अगर आप बात करें बेंजामिन नेतन्याहू का, तो हम उनके बारे में ये बिल्कुल सही बात कह सकते हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू हमेशा इजराइल के बारे में ये जानना चाहता था कि वो अपने हर नागरिक को बचा लेता है। एक बार उसने अपने एक आदमी को बचाने के लिए 1200 से अधिक लोगों को मीन्स जो फिलिस्तीनी लोग हैं उनको रिलीज किया था। तो लोग इस बार सोच रहे थे कि इस बार फिर से जो है ये जितने भी बंधक हैं उसको बचा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई सारे बंधक मारे गए हैं और अभी कुछ दिन पहले जो 6 बंधक मारे गए उसको लेकर इजराइल में बहुत भयानक प्रदर्शन हुआ। तो जो एक्सपर्ट है उनका यह कहना है कि अपने लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि हाँ मैंने हम इस मामले में फेल हो गए, बेंजामिन नेतन्याहू ने यह काम करवाया है।
और जहां तक बात है लेबनान का, तो उसकी तो इकोनॉमी की वैसे ही हालत खराब थी और वो देश वापस से युद्ध के मुहाने पे खड़ा हो गया। लेकिन क्या अब हम बात करते हैं कि क्या ये युद्ध हो सकता है, क्योंकि लेबनान जो है उसको ईरान का समर्थन प्राप्त है, तो क्या ईरान और लेबनान मिलकर इजराइल पे हमला कर सकते हैं? तो इसमें हमें यह देखना होगा कि अभी वो मीन्स इस स्थिति में नहीं है लेबनान कि वो कोई लंबा युद्ध झेल सके इजराइल के साथ, क्योंकि ईरान की खुद की इकोनॉमिक हालत बहुत खराब है और ईरान में पिछले 2-3 साल में इतने प्रोटेस्ट हुए हैं कि वहां का जो सरकार है वो खुद ही बहुत डरा हुआ है, क्योंकि लोग वहां पे तो खुद ही तख्ता पलट करना चाह रहे थे। तो वो जानते हैं कि अगर ईरान ने अगर इजराइल पे हमला कर दिया और अगर ईरान की हार हो गई, चाहे उसका वहां का मीडिया कितना भी प्रोपेगेंडा करता रहे, ईरान का मीडिया कितना भी झूठ बोलता रहे, लेकिन इसके इकोनॉमिक इंपैक्ट तो होंगे, इकोनॉमिक रिपरकशन तो होंगे। तो वो जानता है कि अगर इजराइल ने ईरान को हरा दिया तो लोग वहां की जो सत्ता है अयतुल्लाह अली खोमैनी की, उसको उखाड़ फेंकेंगे, जो कि 1979 के बाद जो है जिन्होंने कब्जा कर रखा है वहां। और ईरान को इस युद्ध में इजराइल से लड़ने के लिए रसिया का बैकअप चाहिए, लेकिन हम सब जानते हैं कि रूस जो है खुद वो अपने यूक्रेन की लड़ाई में उलझा हुआ है। तो इसी इन सब चीजों को देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि ये लड़ाई अभी बहुत ज्यादा खींचेगा नहीं। हाँ जरूर ये आज की घटना है कि हिजबुल्लाह ने भी जो है रॉकेट्स दागे हैं इजराइल पे और इजराइल ने भी रॉकेट्स दागे हैं मीन्स लेबनान पे, लेबनान के कई ठिकानों पे कुछ मीन्स जो है कुछ लॉस हुआ है, लेकिन ये फुल स्केल वार, ऑल आउट वार का जो होने का जो चांस है ये बहुत ही कम है, क्योंकि लेबनान की खुद की इकोनॉमी की स्थिति ठीक नहीं है, ईरान का इकोनॉमिक और पॉलिटिकल दोनों स्थिति ठीक नहीं है और वो डिपेंडेंट होना चाहता है चाइना पे और रसिया पे। चीन का हम सब जानते हैं कि वो एक हथियार दे सकता है, लेकिन वो ज्यादा युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि उनका सारा ध्यान खुद ही अपने बॉर्डर के सटे इलाकों पे लगा हुआ है। उनका ध्यान ताइवान पे है, उनका ध्यान अभी इंडिया पे है। तो कहने का क्या, वो इंडिया के जो जितने भी हमारे बॉर्डर्स हैं वहां पे जो है अपने जो है आप देख सकते हैं बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं और वो अपनी ताकत को मजबूत कर रहे हैं। और ताइवान पे तो बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा है कि साल 2027-28 तक हो सकता है कि ताइवान पे चीन जो है हमला करे। प्लस अभी अमेरिका में युद्ध चल रहा है, तो इन सारे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये लड़ाई बहुत लंबा खींचेगा। लेकिन अगर हम एक मानव के रूप में बात करें तो 7 अक्टूबर जो पिछले साल जो घटना हुआ था उसके बाद दुनिया में बहुत कुछ बदल गया है। गजा में 41,000 से अधिक लोग मारे गए, हजारों बच्चे मारे गए हैं, औरतें मारी गई जिनका युद्ध से कुछ लेना देना नहीं था। एक वाइड स्प्रेड माइग्रेशन क्राइसिस हो गया है, कोई कहीं भी इमिग्रेंट के रूप में जा रहा है, कोई इजिप्ट भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। गजा में जो है ना पढ़ने का व्यवस्था है ना हॉस्पिटल का व्यवस्था, सब लोग अपने जान बचाने के लिए मीन्स ये है। जहां तक बात है इजराइल का, तो अब उसको ये सब चीज रोक देना चाहिए, क्योंकि उसको जो करना था कर लिया। उसने कहा था कि अब हम हमास को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, तो एक तरीके से उसने बहुत सारा डैमेज कर दिया। अब उसको युद्ध रोक देना चाहिए, क्योंकि अगर ये आगे बढ़ा तो ये पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगा और ये दुनिया के लिए खतरे की घंटी हो जाएगी। क्योंकि अभी अमेरिका में चुनाव होने वाला है, वहां पे अब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे या कमला हैरिस आएगी वो अलग बात है, उनका एक अलग पॉलिसी होगा। लेकिन अगर ये पूरे मिडिल ईस्ट तक फैला तो बात फिर तेल पे आ जाएगा, बात फिर मिनरल्स पे आ जाएगा, बात फिर कई सारे जो रूट्स हैं जो ट्रेड के उस पे आ जाएंगे। और उसके बाद से क्या होगा कि बहुत कुछ हैम्पर होगा, कई जगह तेल के दाम बढ़ेंगे, बहुत सारी जॉब लॉसेस होंगी। और इस तरीके से मीन्स ऑलरेडी जो वर्ल्ड एक क्राइसिस में चल रहा है रसिया यूक्रेन वार का, जो गजा इजराइल का जो मीन्स जो जिसके कारण जितने क्राइसिस हो गए थे, एक नया क्राइसिस को फिर जन्म हो जाएगा। इसलिए मेरा जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू से मेरा ये कहना है कि आप इस युद्ध को जल्द से जल्द रोकें, और जो वर्ल्ड के जितने भी टॉप लीडर्स हैं उनको ये युद्ध जरूर रोकने में मीन्स जो भी कर सकते हैं वो करना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी रसिया यूक्रेन के मारपीट जो लड़ाई हम देख चुके हैं कि उसने वर्ल्ड को कितना नुकसान पहुंचाया है। वहां की लाखों महिलाएं दूसरे देशों में पोलैंड रोमानिया इन सब जाकर रहने पे मजबूर है, और आप जानते हैं कि उनमें से कई महिलाओं को जो है प्रोस्टिट्यूशन करके अपनी जिंदगी चलानी पड़ रही है। कोई वहां पे उनको जॉब दे रहा है, उसके बदले जो है सेक्स मांग रहा है, कोई वहां पे उनको मीन्स अपना फ्लैट दे रहा है रहने के लिए, उसके बदले उनको सेक्स मांग। यहाँ पे कई सारे रिपोर्ट्स हैं, वहां की कई महिलाएं प्रोस्टिट्यूशन करके जो है अपनी जिंदगी चला रही हैं। तो युद्ध ने कभी किसी का भला नहीं किया, युद्ध हमेशा बर्बादी लेकर आता है, युद्ध लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता है, युद्ध किसी देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देता है, युद्ध किसी देश की पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था को बर्बाद कर देता है, युद्ध किसी भी देश के पूरे एजुकेशन व्यवस्था को बर्बाद कर देता है। इसीलिए हम सभी लोग की नजर इस पे बनी रही कि आगे क्या होता है, और जो पूरे वर्ल्ड के टॉप लीडर्स हैं उनका अभी सबसे पहला यही काम होना चाहिए कि जो अब ये वार इजराइल और लेबनान के बीच जो छिटपुट घटनाएं वार का रूप ले रही हैं उसको हल किसी भी तरीके से उसको रोकें, ताकि
मीन्स ये और कोई एक वाइड स्प्रेड क्राइसिस ना पैदा करे। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे इस मुद्दे पे जो भी होगा मैं उस पर आपको अपडेट करता रहूंगा। धन्यवाद।